जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की वो क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं और पिछली एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम इससे संबंधित और क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चंस लिए हैं। अगले लेक्चर में फिर हम इससे ज्यादा क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। 4 ऑप्शन है आपको। ये पहाड़ियों का, पर्वतों का क्रम दिया गया है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब सबसे पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, उसके बाद कौन सा क्षेत्र है और सबसे पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, वो क्रम बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी। दूसरा ऑप्शन है महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ी, मैकल श्रेणी। महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ी, मैकल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ी। इसमें अगर हम देखें तो याद रखिएगा ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा जो है वो आपको पूरा लगभग 1120 किलोमीटर लंबा एक अवरुद्ध या ब्लॉक पर्वत देखने को मिलता है। और ये जो पर्वत है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। क्लियर? जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, पचमढ़ी में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी को जब आप बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की तरफ बांटते हो या पश्चिम से इसके सहारे चलकर आप पूर्व की तरफ आते हो तो आपको सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ी मिलेंगी और पूर्व में जाओगे तो आपको महादेव पर्वत श्रेणी मिलेगी और सबसे पूर्व के भाग को सतपुड़ा के को मैकल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो उत्तर है आपका ये सही है। बेसिकली हम देखें जो आमतौर पर आपको किताबों में और चीजों में दिखाई पड़ता है इसका सतपुड़ा का विवरण, तो उसमें इसको एक असतत श्रेणी के तौर पर बताया गया है जो अलग अलग भागों में है। इसमें जो सबसे पश्चिम का भाग है दोस्तों, इसको राज पिपलाना कहा जाता है, जिसमें ये सब पहाड़ियां आती हैं। उसके बाद का जो भाग है दोस्तों उसको आप बोलते हैं ग्वालीगढ़। उसके बाद के इलाके को आप बोलते हैं दोस्तों महादेव। और सबसे पूरब का जो इलाका होता है सतपुड़ा का, उसको आप कहते हैं मैकल। बराबर? तो इस प्रकार से ये पूरा पर्वत पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तृत है, लगभग 1120 किलोमीटर के आसपास। छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है और महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार पश्चिम का देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए, बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। ये जो प्रश्न है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की स्थिति आज दूसरे नंबर पर आती है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्योंकि राजस्थान जो है वो लगभग 10% से ज्यादा इलाका कवर करता है देश का और भारत का सबसे बड़ा राज्य। हालांकि राजस्थान का आधा हिस्सा कुछ काम का नहीं, जहां पर मरुस्थल का इलाका आ जाता है। क्लियर? जो एक प्राकृतिक सीमा की रूप में काम करता है भारत के लिए पाकिस्तान के साथ। यहां से अवैध घुसपैठ आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक प्राकृतिक रेगिस्तानी बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसका ज्यादा महत्व हमें नहीं दिखता, क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं है, लोग भी कम रहते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो देश का लगभग 9.38% क्षेत्रफल घेरे हुए है। राजस्थान लगभग 10.5% के आसपास है, मध्य प्रदेश 9.38% के आसपास क्षेत्रफल घेरता है भारत का। तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का बड़ा राज्य। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले की स्थिति की बात करता हूं, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। तो मैं 1 नवंबर सन 2000 को जब 26वां राज्य मध्य प्रदेश से बनता है, कौन सा? छत्तीसगढ़। तो इसके बनने के पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होता था। क्यों? क्योंकि आज छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ना, तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो बहुत सारा एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। इस वजह से मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया, वरना मध्य प्रदेश पहले नंबर का बड़ा राज्य था, संपन्न राज्य था। क्लियर? तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें, क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर का है। लेकिन अगर वही जनसंख्या की दृष्टि से देख लें दोस्तों, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर वर्तमान में बात करें
और 2011 की गणना की बात कर ले तो 2011 की गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का स्थान छठा आता था। क्यों? क्योंकि 2011 तक जो है वो आपको तेलंगाना जो है, तेलंगाना दिखाई नहीं पड़ता है। तेलंगाना कब बनता है? 2 जून को 2014 में ये तेलंगाना बना। उसके बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और आंध्र प्रदेश पहले जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 5वें नंबर का राज्य हुआ करता था। तेलंगाना अलग होने के बाद ये 6ठे नंबर पर पहुंच गया और मध्य प्रदेश जो छठा होता था वो 5वें नंबर पर आ गया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 5वां है हम। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जहां 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है वर्तमान में। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये ग्रुप 4 के पेपर में आया था 2018 में, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है। ऑप्शन है आपका रीवा का पठार, मालवा पठार, भांडेर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भांडेर जो है वो विंध्यन का हिस्सा है, मध्यवर्ती हिस्सा है और इसका कगार का दक्षिणी भाग आप इसे ही मानते हैं। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उत्तर में आप जो छोटा नागपुर का पठार है उसके साथ कनेक्टिविटी स्थापित करते हैं और जो मध्य गंगा का मैदान है उसके साथ भी कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र कहलाता है। इसका जो कगार का ढाल है वो कहाँ है? याद रखिएगा, कगार का दक्षिणी भाग है भांडेर का पठार और ये राज्य इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2017 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है आपके विंध्याचल एवं अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और पूर्वी घाट, विंध्याचल और पश्चिमी घाट। दोस्तों याद रखिए सही उत्तर है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा। ऊपर की तरफ हम देखें तो यहां से अरावली के बाद से, अरावली के कगार से इस प्रकार से आपको विंध्याचल दिखेगा 3 पार्ट में। विंध्याचल का जो पूर्वी पार्ट है उसको आप कैमूर कहते हैं, मध्य वाले पार्ट को आप भांडेर कहते हैं और पश्चिमी पार्ट को आप नॉर्मली विंध्याचल कह सकते हैं। इसके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर नर्मदा घाटी, आपको नर्मदा मैया यहाँ पर प्रवाह दिखाई देता है और उसके दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो है वो पर्वत दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर विंध्याचल का और सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी का मिलन होता है। यहाँ पर है स्थित दोस्तों क्या? अमरकंटक, और ये कैमूर का हिस्सा पूर्वी हो गया और यहां से मैकाल का हिस्सा हो गया बराबर। ये गिठान प्रकार की व्यवस्था पूर्व में दिखती है, अर्धचंद्राकार आकृति बनाते दोनों की दोनों। अब यहाँ मैकाल हो गया, ये महादेव हो गया, ये ग्वालीगढ़ हो गया, ये राजपीपलाना हो गया। इस प्रकार से सतपुड़ा है और ये विंध्याचल है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है दोस्तों कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो याद रखिएगा कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच में है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। ये क्वेश्चन जो है वो राज्य वन सेवा में 2018 में आया था, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है? देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा दिमाग लगाया गया है कि 2 बड़ी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी। अब यहां देखिए ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, भांडेर। फिर बोलता हूं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पर्वत श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच में है? पर्वत श्रेणी बताना जो 2 बड़ी नदियों के बीच में है, ऑप्शन बता दिए हैं। ये प्रश्न जो है ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आया था 2018 में और इसका उत्तर है दोस्तों सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है दोस्तों इसमें याद रखिएगा, एक तो आपको नर्मदा देखने को मिलती है और इसके दक्षिण में जाए तो यहाँ पर आपको ताप्ती देखने को मिलती है। ताप्ती बैतूल से आ रही है और नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकली है, अनूपपुर जो इलाका आता है जिला वहां से। तो ये दोनों नदियों के बीच में है ना, ये दोनों नदियों के बीच में देखेंगे नर्मदा का फ्लो ऊपर है, ताप्ती का फ्लो नीचे है और बीच में जो है वो सतपुड़ा पर्वत है। ताप्ती की नदी पर आपको बुरहानपुर जो शहर है वो भी दिखाई पड़ता है, जहां से ये दर्रे का निर्माण करती, काट देती है वहां पर एक पर्वत श्रेणी को। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 2 बड़ी नदियों के बीच में सतपुड़ा स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है? मिनी मुंबई के रूप में ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, इंदौर, चंडीगढ़ या मोहाली। याद रखिए मध्य प्रदेश का इंदौर जो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, इसे हम भारत में मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी दिखाई पड़ती है, वैसे ही ये मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी दिखाई पड़ती है और वैसा ही विकसित शहर भी है इंदौर, तो इसे हम वित्तीय राजधानी के तौर पर जानते हैं। ये प्रश्न जो है बीएड, एमएड, एमपीएड
2 वर्ष के लिए बीएड एमएड 2017 के एग्जाम्स में आ चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में सबसे छोटी सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में आपको बढ़ाना है, बढ़ते क्रम में बताना है कि पहले कौन सी नीची है, उससे ज्यादा ऊंचाई किस श्रेणी की है, उससे ज्यादा ऊंचाई किस श्रेणी की है, तो ऐसे ऊंचाई के आधार पर आपको बढ़ते क्रम में जमाना है। ऑप्शन दिए धूपगढ़, चौरागढ़, कुमार शिखर और अमरकंटक। अगर हमें इनकी हाइट पता है दोस्तों तो हम आसानी से लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले एग्जाम में 2013 का ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। इसके बहाने से आप कहीं ना कहीं कुछ पर्वत चोटी की ऊंचाई अच्छे से याद करोगे। यहां हम देखें तो धूपगढ़ जो है उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अमरकंटक की ऊंचाई आपको कुछ जगह पर 166 दिखती है, तो कुछ जगह पर 167 मिलती है। कलुमार शिखर की बात करूं दोस्तों तो इसकी ऊंचाई आपको मिलती है 1326 मीटर। और चौरागढ़ की बात करूंगा तो इसकी ऊंचाई मिलती है आपको 1326 मीटर। और कलुमार शिखर की बात करता हूं तो ये लगभग 752 मीटर। तो देखिए पहले नंबर पर कलुमार शिखर, उससे ज्यादा ऊंचाई है अमरकंटक की, उसके बाद ऊंचाई है चौरागढ़ की, उसके बाद ऊंचाई है धूपगढ़ की। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, सबसे कम वाला कलुमार शिखर तो चौथे नंबर का पहला इसमें आ रहा है, दूसरे नंबर पर अमरकंटक है, तीसरे नंबर पर चौरागढ़ और चौथे नंबर पर धूपगढ़। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो गया? द। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये जो ऊंचाई है ये आपको याद करके रखना पड़ेगी। और कलुमार शिखर जो इसको आप सद्भावना चोटी के नाम से भी जानते हैं, तो अगर एग्जाम में सद्भावना चोटी पूछ ली जाए तो जो कलुमार शिखर है इसी को आप सद्भावना चोटी के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा गया, जैसे एमपी राज्य सहकारी विपणन संघ में पूछा गया है। और ये याद रख लीजिएगा कि 2017-18 में जो एग्जाम्स हुए इन सभी एग्जाम में ये पूछा गया है, एमपीएसआई में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन है आपके बुरहानपुर को, सागर को, छतरपुर को या दमोह को। सही उत्तर है आपका दोस्तों बुरहानपुर। बुरहानपुर जिसको आप खानदेश के नाम से जानते थे, और यहां पर आपको नासिर नाम का व्यक्ति मिलेगा जिसके द्वारा, नसीर नाम का व्यक्ति मिलेगा जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसको आप दक्षिण का द्वार कहते हैं बुरहानपुर को। ध्यान रखिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको लेकर, मुमताज की कब्र की बात कर ले, असलगढ़ के किले की बात कर ले जो अभेद्य किले के तौर पर देखा गया, जिसे 1601 के आसपास अकबर की अंतिम विजय कहा जाता है, जिसका दरवाजा अकबर ने सोने की कुंजी से खुलवाया था। बुरहानपुर जो वहीं पर नेपा नगर है, कारखाने कागज के लिए उद्योग प्रसिद्ध है। जो बुरहानपुर है ये केले के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर जो है कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसकी प्रसिद्धता के कारण है और इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन मुझे लगता आना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? जबलपुर, अमरकंटक, पचमढ़ी या बड़वानी? याद रखिए, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहते हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी कहलाती है। 5 मड़ियों का स्थान है, होशंगाबाद में है, और कहीं ना कहीं ये एक स्वास्थ्य वर्धक स्थल भी है। ये क्वेश्चन जो है ये एनएमटीएसटी का पेपर है जो हुआ था 2018 में, उसमें आया हुआ था प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? प्रश्न एमपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झाबुआ में, रतलाम, अलीराजपुर या मंदसौर? चारों में से कौन सा जिला है जो एक तरफ गुजरात को छूता है, दूसरी तरफ राजस्थान को छूता है? तो गुजरात और राजस्थान दोनों को छूता है दोस्तों झाबुआ। झाबुआ से अलीराजपुर अलग किया गया, अलीराजपुर नीचे रह गया जो गुजरात और महाराष्ट्र को छूता है, और झाबुआ जो है वो राजस्थान के साथ और गुजरात दोनों राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। अपनी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? भ्रंश घाटी का मतलब समझ गए, 2 पर्वतों के बीच में जो धंसा हुआ इलाका होता है उसको आप भ्रंश घाटी के तौर पर जानते हैं, जो धरती के अंतर्गत इंटरनल जो भी हलचल होती है उसके कारण धंस जाता है, वो भ्रंश घाटी है। तो सोन घाटी, ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी या चंबल घाटी? दोनों याद रखिएगा, सोन घाटी, ताप्ती घाटी और नर्मदा घाटी तीनों सतपुड़ा और इस क्षेत्र में आते हैं नर्मदा घाटी के। ये तीनों भ्रंश घाटियां हैं। चंबल घाटी जो है वो भ्रंश घाटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चंबल घाटी जो है वो उत्खात भूमि है, अपर्दन का परिणाम है चंबल नदी के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंबल घाटी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12,
मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है? कटनी, रीवा, जबलपुर या पन्ना? तो याद रखिएगा, जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव है और जो नीचे होगा उससे आप कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों को जो लाइन जोड़ेगी, इस जोड़ने वाली लाइन को आप कहते हैं देशांतर रेखा। तो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं, जो ग्लोब पर खड़ी खींची जाती है। ये देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है? 360 डिग्री, याद रखेंगे। और ये 1 2 3 4 गिनती में आपको ग्लोब पर खींची हुई मिलती हैं। इसमें एक 80 डिग्री की देशांतर रेखा को लेकर क्वेश्चन है कि वो कहां से गुजरती है पूर्वी देशांतर में, तो वो जबलपुर के पास से गुजरती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, अच्छा प्रश्न है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। 1969 में एक प्रावधान आया था, गाडगिल फार्मूला भी एक अपनाया गया था, जिसके तहत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था की गई थी। और स्पेशल तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 1969 से इस प्रकार के प्रावधान हुए थे। अगर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो याद रखिएगा, जो अनुदान मिलते हैं सरकार के द्वारा, मान लीजिए 100% अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा, तो जो भी राज्य विशेष राज्य के दर्जे में आता है उसके साथ 90 और 10 का रेशो निर्धारित होता है। अगर कोई भी ऋण दिया गया है, कोई भी अनुदान दिया गया है, तो उसमें 90% माफ हो जाएगा, 10% वापस लौटाना पड़ेगा। अगर कोई राज्य विशेष राज्य के दर्जे में नहीं आता तो उसके साथ क्या होगा, उसको 90% लौटाना पड़ेगा, 10% माफ होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटस होता है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य इसको पाने के लिए हरदम क्या करते हैं कि प्रक्रिया में लगे रहते हैं ताकि उनको ये जो अनुदान है वो माफ हो जाए। ये जो प्रश्न है ये पटवारी एग्जाम में आया था 2017 में, ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? गोंडवाना भूमि, दक्षिण का पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र या पूर्वी भाग? याद रखिए, क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में आया था 2018 जनवरी में। अब देखिए पटवारी रिक्रूटमेंट वाले में आपको देखने को मिल रहा है, अब यहां गोंडवाना भूमि जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग है। जो प्राचीनतम पेंजिया जो भाग हुआ करता था लगभग 18 करोड़ साल पहले, उस समय का भूभाग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा भाग आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और विशेष तौर पर आपको जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण का पठार है या पूर्वी भाग है वो भी इसके अंतर्गत आता है, या गोंडवाना आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर हिस्सा बन गया था, मध्य भारत के राज्य का, विंध्य भारत का, भोपाल का, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पटवारी भर्ती में आया हुआ है 2017 में, सुबह 9 बजे का पेपर था, है ना। अलीराजपुर जो है दोस्तों वो मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बना था, लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है कि अलीराजपुर जो है उस समय नहीं हुआ करता था। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य भारत के राज्य का, है ना। लेकिन अलीराजपुर जो है वो झाबुआ से अलग किया गया था, झाबुआ से अलग करके आपने क्या बनाया था? अलीराजपुर बनाया था। तो ये बहुत बाद में बना हुआ, लेकिन यहां अलीराजपुर को लेकर कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता 1947 में। अब यहां समझिए कि आप 1947 की बात करो और अलीराजपुर बनता है कब? 2008 में। तो ये अलीराजपुर था ही नहीं, तो कैसे हिस्सा बनेगा? तो अगर हम अलीराजपुर को झाबुआ से जोड़कर देखें तो आप ए लगा देंगे उत्तर, मध्य भारत के राज्य का। लेकिन उस समय अलीराजपुर था नहीं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय अलीराजपुर अस्तित्व में आया ही नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार की स्थिति है। और अगर जोड़ना ही आपको है, मान लीजिए ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता, तो आप क्या लगाते? मध्य भारत के राज्य का। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम का हिस्सा है और पश्चिम की जो रियासतें थी वो मध्य भारत में मिलाई गई थी। कब? 1948 में। कब मिलाई गई थी दोस्तों? 1948 में 16 अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित की थी, उसमें आपने इस क्षेत्र को मिलाया था। लेकिन ये अलीराजपुर उस समय आपको दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया था।
मध्य भारत का, विंध्य प्रदेश का, भोपाल का, इनमें से कोई नहीं। पटवारी परीक्षा का प्रश्न है 2017 का। तो याद रखिए गुना मध्य भारत का हिस्सा बना था 1948 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और गुना से बाद में अशोकनगर अलग हुआ था, तो एक अलग व्यवस्था आती है 2003 के आसपास, लेकिन इसका उत्तर है मध्य भारत। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम क्या है दोस्तों? धार, अलीराजपुर, इंदौर या खंडवा? बड़वानी के ठीक ऊपर धार है, पटवारी परीक्षा का प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? अच्छा प्रश्न है, जो कि पटवारी एग्जाम में आ चुका है 2017 में। आपका ऑप्शन है मध्य भारत का पठार, पश्चिम का पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र, या नर्मदा सोन घाटी। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य भारत का पठार तो है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर आता है। सतपुड़ा और मैकाल ये भी है, नर्मदा सोन घाटी भी है, तो पश्चिम का पठार हमारे यहाँ पर नहीं आता है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ब। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बघेलखंड मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, उत्तरी में या पश्चिम में? पटवारी परीक्षा का प्रश्न है, याद रखिएगा बघेलखंड उत्तर पूर्व का इलाका है, पूर्व का इलाका है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है और ये छत्तीसगढ़ से लगने वाला है। बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ या देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, तो इस पूरे इलाके में बघेलखंड के तौर पर अलग कर दिया गया था। अगर हम भारत में प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 प्राकृतिक प्रदेश हैं। 7 प्राकृतिक प्रदेश में एक तो बघेलखंड हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका मालवा, तीसरा हो जाएगा आपका मध्य भारत, चौथा हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी, पांचवा हो जाएगा आपका बुंदेलखंड, छठा हो जाएगा आपका रीवा पन्ना और सातवां हो जाएगा आपका सतपुड़ा। तो ये सतपुड़ा क्षेत्र हो, रीवा पन्ना का क्षेत्र, ये अलग अलग करके टोटल 7 प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें से मालवा का पठार 28% के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, 26% के साथ नर्मदा घाटी दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, और बघेलखंड जो है वो 7% के साथ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। बराबर दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ये भारत में मध्य प्रदेश के अलग अलग 7 आपको प्राकृतिक प्रदेश देखने को मिलते हैं और बघेलखंड उत्तर पूर्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? नीमच मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, ये राजस्थान की सीमा को जोड़ने का काम कर रहा है। याद रखिएगा पटवारी परीक्षा का प्रश्न रहा है ये। अगला प्रश्न, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। होशंगाबाद में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला, इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मैकाल। क्या? अच्छा ऑप्शन क्या है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताना है कि कौन सी पर्वत इसमें से होशंगाबाद में है, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मैकाल। याद रखिएगा अरावली जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, और ये जो विंध्य है ये नर्मदा घाटी के ऊपर है, ठीक है, नर्मदा घाटी के ऊपर है। और सतपुड़ा और मैकाल जो है ये दोनों आते हैं, लेकिन जो मैकाल है ये पूर्वी हिस्सा हो जाता है आपका। सतपुड़ा में जो धूपगढ़ है वो इलाका आपका कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। तो आप सतपुड़ा इसका नाम लगा लेंगे कि सतपुड़ा जो है वो होशंगाबाद में आता है। बराबर। चलिए पटवारी में आ चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक जब मध्य प्रदेश बनने वाला था, मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। याद रखिए ग्रीष्म काल के दौरान की बात की गई है, ग्रीष्म काल में 1948 से 1956 तक। अब यहां याद रखिए कि 2 राजधानी हुआ करती थी, 2 राजधानी हुआ करती थी, और हमसे कौन सी पूछी? ग्रीष्म काल की। ग्वालियर भी राजधानी थी और जबलपुर भी राजधानी थी। 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी। लेकिन हम ग्वालियर की बात करें तो ये शीतकालीन राजधानी थी, और इंदौर की बात करें तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इंदौर। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि प्रारंभ में मध्य प्रदेश की 2 राजधानियां थी, जिसमें इंदौर और ग्वालियर दोनों का नाम आता है। और कहीं ना कहीं ये याद रख लीजिएगा कि जो मध्य भारत का जोन जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी उसमें इंदौर और ग्वालियर दोनों का नाम आता है, और मध्य भारत की 1948 1956 के बीच में ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। ठीक है, ये प्रश्न पटवारी में आ चुका 2017 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है
300 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर? उत्तर है दोस्तों 300 मीटर। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये एमपीएसआई में आ चुका है 2017 में, और ऑप्शन है आपके दमोह में, सीधी, झाबुआ या रीवा। दोस्तों सीधी जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को छूता है। इसके अलावा सिंगरौली जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। याद रखिए कौन से नंबर का राज्य था? सबसे बड़ा था, दूसरा सबसे बड़ा था, तीसरा सबसे बड़ा था, चौथा सबसे बड़ा था। एमपीएसआई का प्रश्न 2017 का। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के गठन के पहले, मतलब क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत में कौन से नंबर का राज्य था? तो सबसे बड़ा राज्य था। भारत में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो बहुत बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसके कारण से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर खिसक गया, राजस्थान पहला हो गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। एमपीएसआई का प्रश्न है 2017 का। देखिए यहां पर कि महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था दोस्तों? तो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्लियर। और यहीं पर कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तो याद रखेंगे मौर्य वंश जो था, भारत का पहला सुदृढ़ साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में, याद रखेंगे 322 बीसी में मगध में स्थापित किया था, जिसमें आगे जाके अशोक जैसा एक महान शासक भी बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये किसका हिस्सा था दोस्तों? मालवा का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा अवंती जो है वो मालवा का हिस्सा था। क्लियर। अवंती का राज्यपाल रहा था अशोक महाजनपद काल में, तो अवंती जो है वो मालवा का हिस्सा रहा है, और यहां पर अशोक ने राज्यपाल के तौर पर काम किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी में, उत्तर पश्चिमी में, दक्षिण पूर्वी में या उत्तर पूर्वी में? रीवा पन्ना का पठार की स्थिति पूछा जा रहा है, तो याद रखिए कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी इलाका है रीवा पन्ना का पठार, जो बेसिकली सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कटनी और सतना, कटनी प्लस सतना वाले इलाके मिलेंगे, जहां पर आपको चूना पत्थर जो है बहुत अधिक भंडार देखने को मिलता है। और चूंकि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। इसके अलावा यहाँ सतना में आपको मेहर में शारदा देवी का मंदिर मिलेगा। सतना को संगीत की नगरी कहते हैं। क्लियर। तो इस हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये जिला मिल जाता है सतना, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कहता है कि देश के क्षेत्र का लगभग कितना भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? ऑप्शन है 9.8, 9.9, 9.3 या 9%। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम जाएं तो यहां पर 9.8% सही प्रतीत होता है। एमपीएसआई का प्रश्न है। क्लियर। लेकिन इसमें डाटा करेक्ट कर लीजिएगा, ये एग्जाम का एज इट इज प्रश्न यहां पर लिया गया है। एग्जाम में याद रखिएगा 9.38% जो भाग है वो है मध्य प्रदेश में भारत का। तो आपको ये 9.38% याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना, पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? ऑप्शन है गुना, रतलाम, सीधी, रायसेन। एमपीएसआई का प्रश्न है 2017 का। दोस्तों ये सारे के सारे जो रियासतें हुआ करती थी, इनको मिलाकर रतलाम जो है वो बनाया गया था। और रतलाम आज मध्य प्रदेश में बहुत फेमस क्षेत्र है, जो कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम इलाके में मिलता है। हालांकि यहाँ बारिश कम होती है, लेकिन याद रखिएगा कि रतलाम, नीमच और मंदसौर तीनों की तरह ऐसे जिले हैं जो अफीम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर आपको सैलाना अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 8, 9, 11 या 7? याद रखिएगा 7 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर हम 9 की बात करें तो ये जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उसके पहले हम देखें तो 9 थे, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो दंडकारण्य और इसके साथ साथ में महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन का जो इलाका ये पूरा का पूरा का छत्तीसगढ़ में चला गया। तो 2 इलाके वहां जाने के बाद मध्य प्रदेश में 7 प्राकृतिक भूभाग वर्तमान में हैं। और ये एमपीएसआई का प्रश्न है 2017 में। ठीक है,
ये याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में कितने प्राकृतिक भूभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में 7 प्राकृतिक भूभाग हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? ऑप्शन है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 24 से 29, 23 से 28, 22 से 27। सही उत्तर है आपका दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश का जो है वो अक्षांश विस्तार है। इसको रट लीजिएगा, अक्षांश स्थिति के आधार पर एमपीएसआई में 2017 में आ चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में या उत्तर में? एमपीएसआई का प्रश्न है, 2017 में आया था। यहाँ पर केंद्रीय पहाड़ी की बात की गई दोस्तों, तो बीच में आपको विंध्याचल का इलाका मिलता है, और जब आप विंध्याचल के इलाके की बात करते हैं इसका ढाल आपको मिलता है कहाँ? उत्तर की ओर। इसलिए जो यहाँ की नदियां हैं, बेसिकली केन नदी की बात करूं, टूंस नदी की बात करूं, और इधर से जो प्रवाह करके जाती है सोन, उसका प्रभाव भी आपको कहाँ मिलता है? उत्तर की ओर मिलता है। तो उत्तर की ओर ढाल है, इसलिए सारी नदियां उत्तर की ओर जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, चमड़े के खिलौने में जीआई टैग है कहाँ का? इंदौर का, टीकमगढ़ का, धार का या दतिया का? एमपीएसआई का प्रश्न है 2017 का। दोस्तों याद रखिएगा, वैसे देवास जो है इसको आप लेदर कॉम्प्लेक्स के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर देवास नहीं है तो आप किसको लगाएंगे? इंदौर को लगाएंगे। लेकिन चमड़े के लिए आप देवास का नाम जानते हैं, वहीं पर आपको इस चीज की व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर इंदौर सही उत्तर होगा। अगर वो नहीं दिया है तो ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन है शाजापुर, मंडला, देवास या रतलाम। ये पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है 2017 में, है ना। और क्या बोल रहा है? मालवा में नहीं आता। तो मंडला जो है दोस्तों वो याद रखिएगा, मंडला सतपुड़ा क्षेत्र में आता है। सतपुड़ा का जो 11% क्षेत्रफल है भारत मध्य प्रदेश में, उसके अंतर्गत आता है मंडला। शाजापुर हो, देवास हो, रतलाम हो, ये सभी मालवा में आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मालवा के क्षेत्र में आते हैं बाकी, और मंडला जो है वो पूरब में पड़ जाता है, इसलिए इसको शामिल नहीं करते हैं। 35वां प्रश्न, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, आर्कटिक है या भूमध्य रेखा है? ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, 14 जिलों से गुजरती है। इसी वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। जेल प्रहरी में आया है 2017 में क्वेश्चन। याद रखिए, कर्नाटक जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगा हुआ। उत्तर में उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम में गुजरात लगता है, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान लगता है, लेकिन कर्नाटक की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं टच करती है। तो इसका उत्तर होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्य लगे हैं, 3 तो ये रहे, एक महाराष्ट्र दक्षिण में और छत्तीसगढ़ पूरब में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, परसीली कौन से जिले में स्थित है? सीधी में है, इंदौर में है, भोपाल में या मंदसौर में है? ये जेल प्रहरी का प्रश्न है 2017 का। ऐसे प्रश्न समझने के बाद, सुनने के बाद याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न में एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी तैयारी आपको अलग से करनी है। परसीली क्या है पहले वो जानिए। परसीली एक रिसोर्ट है जहां आप पिकनिक पे जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, तो आप घूमने फिरने के हिसाब से वहां रुक सकते हैं। ये रिसोर्ट जो है ना दोस्तों, ये सीधी में है, और सीधी में जो संजय डुबरी आपको अभ्यारण्य मिलेगा, इस क्षेत्र में आपको ये पड़ता है। जनरली यहाँ पर आपको ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मिलती है, और इसके अलावा जब आप सफारी वगैरह में जाते हैं तो यहीं से आपको केंद्र माना जाता है। तो परसीली एक रिसोर्ट है, फेमस रिसोर्ट है, जो सीधी में आपको दिखाई पड़ता है, जहां पर संजय डुबरी अभ्यारण्य है, और ये वो इलाका है जहां प्रोजेक्ट टाइगर भी चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ या राजस्थान के साथ? याद रखिएगा, सतना जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा अपनी साझा करता है। मध्य प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, और उनमें सतना जो है वो एक आता है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं, और ये पश्चिम के जिले हैं। और अगर हम बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा है, 2 जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। लेकिन उत्तर प्रदेश से साथ सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की छूती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, रीवा पन्ना पठार को डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं रीवा पन्ना पठार को? विंध्य का पठार कहते हैं, भांडेर का पठार कहते हैं, सतपुड़ा का पठार कहते हैं, या मालवा का पठार कहते हैं? ये जेल प्रहरी का प्रश्न 2017 में आया था, और इसका उत्तर है दोस्तों विंध्य का पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठार भी कहते हैं, क्योंकि विंध्यन रेंज पूरी यहीं पर स्टैब्लिश है।
ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2006 में, 2004 में, 2005 में, 2003 में। ये जेल प्रहरी का प्रश्न है, 2017 में आया था। और बुरहानपुर जो है वो खंडवा से अलग किया गया था 2003 में। 2003 में 15 अगस्त को यहाँ पर 3 जिले आपको दिखाई पड़ते हैं। एक तो आपको दिखता है बुरहानपुर जो खंडवा से अलग करके किया गया था। इसके अलावा आपको शहडोल और अनूपपुर की जोड़ी देखने को मिलती है, इससे अलग किया गया था ये। और इसके अलावा गुना से अशोकनगर, ये 3 जिले जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं 2003 में। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बुरहानपुर के साथ मध्य प्रदेश के और कौन से जिलों का निर्माण किया गया था या ऐसा कुछ, तो एग्जाम में आपको उत्तर पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी या सांची? जेल प्रहरी का प्रश्न है, 2017 में आया था। और बुंदेलखंड के हिस्से में दोस्तों कौन सा स्थान मौजूद है? तो ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड के पठार में इनमें से शिवपुरी आता है। होशंगाबाद मालवा में नहीं आता, वो सतपुड़ा वाले क्षेत्र में चला गया है। भोपाल और सांची, सांची कहाँ है? रायसेन में है। दोनों मालवा में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो शिवपुरी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? सीधी है, शहडोल है, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त दोनों। जेल प्रहरी का प्रश्न है 2017 का। ये दोनों के दोनों जिले, सीधी और शहडोल, दोनों ही सोन घाटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानें शहर के समीप पाई जाती है, कौन सा शहर है? पचमढ़ी, बालाघाट, जबलपुर या सागर? पटवारी में आया हुआ पेपर है क्वेश्चन है 2017 में। और जबलपुर को आप संगमरमर की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको सफेद संगमरमर देखने को मिलता है और बड़ा मनोरम दृश्य बनता है, क्योंकि जबलपुर में आपको भेड़ाघाट मिलेगा, 64 योगिनी का मंदिर मिलेगा, ठीक है, और एक बेहतर प्राकृतिक स्थान मिलेगा देखने के लिए मां नर्मदा के तट पर। ठीक है, तो जबलपुर जो है वहां पर आपको संगमरमर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? कोलारस है, नरवर है, इनमें से कोई नहीं है, दोनों है। ये क्वेश्चन भी जेल प्रहरी में आया 2017 में। देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, क्या आधार है इन प्रश्नों का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आप लोगों को दिया गया, तो आपको ऐसे चीजों को भी पढ़ना है क्योंकि पूछी जा सकती है। कोलारस और नरवर दोनों के दोनों जो हैं वो आपको शिवपुरी में देखने को मिलेंगे। दोनों यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं। यहाँ पर आपको पंचायत स्तर की व्यवस्था देखने को मिलेगी। नरवर तो और ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर नल वंश के शासक जो थे वो यहाँ पर आपको मिलता है। नल और दमयंती की कहानी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी और नरवर का किला भी यहीं पर मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? नीमच, ओरछा, जबलपुर या पचमढ़ी? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आया हुआ प्रश्न है और याद रखिएगा 2018 में आया था ये प्रश्न। आपको मार्बल रॉक जो है वो जबलपुर में देखने को मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है नागपुर, इंदौर, पुणे या रायपुर? याद रखिए जेल प्रहरी में आया वो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए एग्जाम में। क्या कि भारत की आजादी के बाद मतलब 1947 के बाद आप देखें तो मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? मध्य प्रांत मतलब समझ लीजिए मध्य प्रदेश हमारा। ठीक है, तो इसकी राजधानी थी नागपुर। लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और भारत में 14 जिले प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो उसमें से मध्य प्रदेश एक था। और जो नवीनतम मध्य प्रदेश बना था उसका जब आंतरिक पुनर्गठन किया गया तो मराठी भाषी जिले जो थे वो महाराष्ट्र को दे दिए और नागपुर मध्य प्रदेश में मराठी भाषी क्षेत्र था, इसलिए वो महाराष्ट्र में चला गया, मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं रहा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी से इसको हटा दिया गया और बाद में सीहोर जो उसको केंद्र स्थापित किया गया और कालांतर में जाकर भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर स्थापित होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक होते हैं, इनको पढ़िए और इनसे संबंधित फैक्ट को भी समझिए। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, पचमढ़ी है, भीमबेटका या चौरागढ़ है? देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में 2015, 2016, 2000 हर अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पूछा जाता है, साधारण सा प्रश्न है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं मध्य प्रदेश की जिसमें इसके पूछे जाने की संभावना ना हो। याद रखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, पचमढ़ी में है और पचमढ़ी होशंगाबाद में है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और महादेव श्रेणी जो है उसके अंतर्गत आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो धूपगढ़ का आप नाम याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। ठीक, अच्छा, सतपुड़ा की अगर आपसे दूसरी ऊंची चोटी पूछ ले तो याद रखिएगा चौरागढ़।
चौरागढ़ लगभग 1326 मीटर ऊंची है और ये भी पचमढ़ी क्षेत्र होशंगाबाद में ही आती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? मांडव को, अमरकंटक को, पचमढ़ी को या ओंकारेश्वर को? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। गर्मियों में यहाँ लोग जाते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है। इसको आप लोग पर्यटन नगरी के नाम से जानते हैं। पचमढ़ी को आप लोग पर्वतों की रानी भी कहते हैं। धूपगढ़ यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है। ऑप्शन है पचमढ़ी, चौरागढ़, मारधी या बड़ा तालाब। ये ANM प्रशिक्षण चयन परीक्षा में आ चुका है। ऑप्शन है चौरागढ़, 1326 मीटर ऊंची ये श्रेणी है, होशंगाबाद पचमढ़ी के इलाके में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, वह जिला जो परित्यक्त शहर अबेंडेंड सिटी कहा जाता है। ऑप्शन है मुरैना है, धार है, मांडू है या रीवा है। ये पटवारी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप परित्यक्त शहर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा मांडू। मांडू अगर आप जाते हैं तो वैसे ये प्रेम की नगरी है, कई सारे महल जैसे जहाज महल हो, हिंदोला महल हो, ये सारे महल आपको यहाँ देखने को भी मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ देखना है कि मांडू जो है वो बहुत खूबसूरत शहर तो है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेहतर फील भी आएगा सौंदर्यात्मक दृष्टि से, परंतु यहाँ पर अभी भी कई सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं। इन रहस्यों को अभी तक खोला नहीं जा चुका है और इन रहस्यों को आप खोलने से भी बचते हैं, कई जगहों पर जाने से भी बचते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पर क्योंकि भयानक डरावनी जगह भी हैं जिनके रहस्य छुपे हुए हैं, खंडर हैं, कई सारे समय के विनाशों का परिणाम है, वो उनके सबूत के तौर पर स्थित है, जहां पर जाने से आप बचते हैं। ऐसे स्थान के कारण आप परित्यक्त शहर जो है वो मांडू को कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ये इसका उत्तर मांडू है। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चर्चा किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले। क्लियर? तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चंस को नोट करिए, जो डिटेल बता रहा हूं उसको नोट करिए। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।